नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पूरे देश की नजर लखीमपुर पर है। पहले बेहिसाब हिंसा हुई, अब बेशुमार राजनीति हो रही है। राजनीति के दिग्गजों ने लखीमपुर का रास्ता अपना लिया है। लखीमपुर में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है और अब तक कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इन्हीं सवालों के साए में पूरी की पूरी सियासत चकरघिन्नी हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुछ देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला उन पीड़ित परिवारों से लखीमपुर में मुलाकात करने वाला है, जिनसे मिलने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। सीतापुर से राहुल और प्रियंका साथ में करीब 6:30 बजे लखीमपुर के लिए रवाना हुए थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री चन्नी और सीएम बघेल भी हैं। इसके अलावा परगट सिंह ने ऐलान किया है कि कल कांग्रेस के 1000 गाड़ियों का काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, कहां तक पहुंचा है राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला? कौन कौन से लोग मुलाकात के लिए जा रहे हैं जो पीड़ित किसानों के परिवार हैं उन लोगों से? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला सीतापुर से निकल चुका है और कुछ क्षणों में लखीमपुर पहुंचेगा। इसको लेकर लगातार राजनीति चल रही थी। यूपी सरकार ने फाइनली आज अलाउ किया था कि 5 लोग मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 144 लागू है यूपी में। उसको देखते हुए 5 लोग की समय सीमा दी गई थी। उसको लेकर उसका ख्याल करके बघेल हो गए, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई। ये सभी लोग परिवारों से मिलेंगे, जिसमें एक पत्रकार की फैमिली है, जिसमें एक किसानों की फैमिली है, जो हम लोग को अभी तक डिटेल्स मिली है। इसके अलावा बड़ी अपडेट यह भी है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कल लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट अभी सामने आ रही है और कल अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाएंगे और फैमिली से उन फार्मर्स की मिलने वाले हैं। तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और कल अखिलेश यादव। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से, क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक है और अब हर राजनीतिक दल इस वक्त जो एक तरह से भूमि है लखीमपुर की, वहां जाना चाहता है और उन फैमिली से मिलना चाहता है जिन्होंने अपने गंवाए हैं। और अभी तक इसको लेकर एक गतिरोध चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन में। प्रियंका गांधी वाड्रा को डिटेन भी कर लिया गया था सीतापुर पुलिस लाइंस में और लगभग 2-2.5 दिन के बाद आखिरकार सरकार इस बात पर राजी हुई कि हम अलाउ करेंगे, पर एक बार में केवल 5 लोग ही मिलेंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के तो सही है कि एक बार में 5 लोगों को मुलाकात की इजाजत सरकार की ओर से दे दी गई है। ऐसे में समर्थ परगट सिंह की ओर से इस बात का ऐलान क्यों किया गया कि कल कांग्रेस के 1000 गाड़ियों का काफिला लखीमपुर खीरी रवाना होगा? क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस एक क्लियर मैसेज देना चाहती है कि वो इस वक्त ग्राउंड पर दिख रही है। वो खाली बात यूपी की नहीं है, अन्य राज्यों की भी है। और यही रीजन है कि रात में प्रियंका गांधी का निकलना, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि प्रियंका गांधी रात में आ जाएंगी और रात में ही वो 5.5 घंटे यूपी पुलिस को छकाएंगी और आखिरकार वो सीतापुर लाइंस पे वो पकड़ी जाएंगी। तो ये सवाल है कांग्रेस, जबकि ये डिसीजन हो चुका है और म्यूचुअल बॉन्डिंग दोनों पार्टीज के बीच में हो चुकी है कि वो, जैसा कि राहुल गांधी आए हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं, 5 लोगों को ही मिलना है। और अब इस तरह के डिसीजन आना कि कल इतने कार्यकर्ता कांग्रेस के पहुंचेंगे मिलने, तो पक्की बात है कि यूपी पुलिस और उनके बीच एक बार फिर से टकराव होगा और फिर से एक हिंसक चीजें भड़क सकती हैं। और यही रीजन था कि सीआरपीसी 144 पहले से ही बता दिया गया था पार्टीज को और उसका पालन करना था। आम आदमी पार्टी की तरफ से किया भी गया। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह गए और कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली की तरफ से भी पहुंचे वहां पर। कांग्रेस का भी अभी शाम तक लेते रहेंगे ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेता सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद तिवारी को कहा जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। मुरादाबाद आचार्य प्रमोद कृष्णन को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन दोनों ही कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। मुरादाबाद पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद सचिन पायलट की ओर से कहा गया कि हमें पुलिस कहां लेकर जा रही, इसके बारे में वो नहीं बता रही है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, सचिन पायलट को हिरासत में ले लिया गया है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, लगातार जो यूपी प्रशासन है उसने ये कहा था कि नेताओं के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी लखीमपुर खीरी आने को लेकर, और ना सिर्फ भूपेश बघेल या फिर चरणजीत सिंह चन्नी हो, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सचिन पायलट को भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि उनकी नो एंट्री है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ऐलान किया था
कि वो उत्तर प्रदेश आएंगे और अब जो खबर मिल रही है उनको हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उनको नहीं पता कि उनको पुलिस कहाँ ले जा रही है। पर बहरहाल सभी कांग्रेस नेता हो या बाकी नेता हो, लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ कांग्रेस पर ये पक्षपात हो रहा है, कांग्रेस नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। बहरहाल अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और वो लोग लखीमपुर खीरी की ओर निकल पड़े हैं। चित्रा, चलिए बहुत शुक्रिया मौसमी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। कुछ देर में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के ये बड़े नेता किसान के पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे, आपको लेकर चलेंगे। लेकिन लखीमपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी का सुरक्षा कर्मियों से आमना सामना हुआ तो सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। राहुल केरल से दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से वो लखनऊ आए, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल को रोक लिया गया। राहुल अड़े रहे कि वो लखीमपुर जाकर रहेंगे और सुरक्षा कर्मियों का हवाला देते रहे। आखिरकार राहुल अड़ गए, सुरक्षा कर्मी सुरक्षा का हवाला दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है लखीमपुर। विपक्ष में बैठे जितने भी सियासी लड़ैयां हैं, सबका रास्ता लखीमपुर है। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई केरल से दिल्ली वाया लखीमपुर। आपका ध्यान किधर है? लखीमपुर जाने का रास्ता इधर है। प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही थी, नए विवाद की कहानी और ज्यादा उलझती जा रही थी और बात बिगड़ती जा रही थी। इस बिगड़ती हुई बात को बनाने के लिए प्रशासन की ओर से नया रास्ता खोजा गया। इस रास्ते के जरिए लखीमपुर जाने की इजाजत का आदेश था, मगर नियमों के साथ कि धारा 144 लागू रहेगी, 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। मगर इस आदेश के पहले ही राहुल गांधी निकल पड़े थे। हवाई जहाज में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और भी कई लोग थे। राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही राहुल का सामना सुरक्षा कर्मियों से हो गया। राहुल को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। राहुल भड़के हुए थे। मैं अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूं। मुझे कहा गया था कि हम यहां से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। दिल्ली जैसी जगह पे आपने कई बार देखा है, आपको कई बार देखा है। डर किस बात की है? माइक ऊपर करो यार। सच्चाई से डरते हैं। माइक ऊपर। हमने दिल्ली में देखा, जो सच्चाई है ना उससे डरते हैं। राहुल ने ठान लिया था कि वो सुरक्षा कर्मियों का घेरा जरूर तोड़ेंगे। राहुल अपने साथ गए नेताओं के साथ ही एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। हम अपनी गाड़ी में जाकर सिक्योरिटी वाले से बातचीत की सर। अंदर से कानून की बेसिस, हमसे कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर से सारी गाड़ियां लगाई गई हैं। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। आपकी सिक्योरिटी को देखकर सर सब जाना है सर। पूरा जाम है तिराहा। कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि किसानों को बेरहमी से कुचला गया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। राहुल लीड ले रहे थे और बीजेपी बैकफुट पर बैठी उन्हें देख रही थी।
आखिरकार बीजेपी की ओर से भी राहुल को जवाब देने की शुरुआत हुई। कहा गया कि राहुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। राहुल शांति भंग करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। Irresponsibility has become the second name of Mr. राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया। सियासी लोगों के लिए लखीमपुर सिर्फ जिला नहीं बचा है, टकसाल हो गया है। हर आदमी अपने हिस्से का सिक्का बनाना चाह रहा है और चमकाना चाह रहा है, क्योंकि जिन किसानों की मौत हुई है वो सिख है। इसलिए कांग्रेस को यह राजनीति ज्यादा रास आती है। पंजाब के मुख्यमंत्री यूं ही नहीं चल पड़े चंडीगढ़ से लखीमपुर के लिए, और सिर्फ चले नहीं, पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया कि मारे गए लोगों के परिवार के लिए वो 50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। दुख बांटने का काम हम सबको करना है, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। भूपेश बघेल ने भी 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ लखीमपुर के नाम पर रण शुरू कर दिया है। उधर गिरफ्तार प्रियंका गांधी पहले से ही मोर्चे पर डटी हैं। सियासत जोरदार हो रही है, लेकिन असली सवाल अब भी वही बना हुआ है कि लखीमपुर में लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। सीतापुर से मौसमी सिंह, लखीमपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष कुमार और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अकेली सोनिया या राहुल ही नहीं, लखीमपुर के नाम पर विपक्ष की पूरी सियासत ही योगी सरकार के विरोध में उठ खड़ी हुई है। जिसे जहां से मौका मिल रहा है वो वहीं से योगी सरकार को निशाना बना रहा है, और योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी राह में किसी तरह के कील कांटे ना आए। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, जिसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत हो जाती है। घटना के बाद एक दर्दनाक वीडियो सामने आते हैं। केस दर्ज होता है, हंगामा होता है, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं। चश्मदीद आंखों देखी बताते हैं। सियासत होती है, लेकिन नहीं होती आरोपियों की गिरफ्तारी। 3 दिन बाद भी मुख्य आरोपी समेत कई फरार हैं। पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घेरे में हैं। उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब तक उनसे न तो कोई पूछताछ हुई और न ही पुलिस उन तक पहुंची। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल भी अब आशीष की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब सवाल उठता है कि 8 लोगों की बेरहमी से मौत के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो अभी कोई भी वीडियो इस कमेटी या विवेचक के पास पहुंचे नहीं हैं। हम अपील कर रहे हैं लोगों, जैसा मैंने कहा हमने अपील जारी की है, लोग आगे आए, ये एविडेंसेस हमको दें, हम इसका परीक्षण करेंगे, तब हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। जो FIR किसानों की तरफ से दर्ज हुई है, उसमें तहरीर में उन्होंने मंत्री जी का नाम डाला है। उनसे आगे विवेचना के दौरान जो पर्यवेक्षण समिति है वो कानून के मुताबिक अपना कार्य करेगी। आशीष मिश्रा के बाद जिस हाई प्रोफाइल शख्स की तलाश की जा रही है उसका नाम है अंकित दास। लखीमपुर में ब्लैक फॉर्च्यूनर जो किसानों के ऊपर चढ़ती हुई निकली थी, आरोप है वो अंकित दास की है, जो लखनऊ के सदर में रहता है। हालांकि आज तक की टीम जब उसके घर पहुंची तो किसी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। दास जो कि लखनऊ में रहते हैं, इस सदर इलाके में
ये उनका घर है, यहाँ पर वो रहते हैं। और अंकित दास यानी कि जिनके पिता हैं गोपाल अग्रवाल, यानी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो इनके पिता हैं, जो नेम प्लेट पे भी आप नाम देख सकते हैं, वो इस घर में रहते हैं जिनकी वो काली फॉर्च्यूनर बताई जा रही है। क्या नाम तुम्हारा? पिताजी का नाम? गांव कौन सा है? इस बीच पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीओ गोला संजय नाथ तिवारी एक नौजवान से पूछताछ कर रहे हैं। ये युवक उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था जो थार के पीछे चल रही थी। क्या हुआ अचानक बताओ? भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के यहाँ लिखा पढ़ी का काम करता है और उस वक्त अंकित दास भी फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूद थे। भैया वो अंकित दास के भतीजे हैं। अंकित दास अखिलेश दास के? अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी, उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। गाड़ी नंबर 0036। 0036। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम था अंकित दास। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मैं नहीं मालूम। इस पूरी घटना का एक और किरदार है सुमित जायसवाल। मामले में एक एफआईआर बीजेपी के सभासद सुमित जायसवाल की ओर से दर्ज कराई गई थी। सुमित उसी जीप में सवार था जिस जीप से प्रदर्शनकारियों को कुचला गया। वायरल वीडियो में सुमित जीप से कूदकर भागता नजर आया, लेकिन सुमित पूरे मामले की कुछ और ही कहानी बता रहा है। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के, मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके, चूँकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर, हमारे ज़िले के लोग हैं। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। घटना के एक के बाद एक चश्मदीद सामने आ रहे हैं जो अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। आगे पीछे कोई गाड़ियां नहीं थी। वहां पर लगभग 10,000 के समथिंग काले झंडे और डंडे और लाठी लिए हुए वहां पर लोग खड़े हुए थे। जब मैं उस भीड़ से गुजर रहा था तो उन लोगों ने मेरी गाड़ी को रोक लिया और मेरी गाड़ी पे डंडे, लाठी और झंडे को तोड़ दिया। योगी सरकार अब न्यायिक जांच आयोग का गठन कर रही है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे, लेकिन सवाल वही, आखिर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी? विपक्ष लगातार आशीष की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो लगातार बढ़ता दबाव देखकर आशीष मिश्रा कभी भी सरेंडर कर सकता है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जहां उन्होंने घटना की पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी। इस बीच अटकलें थीं कि अजय मिश्रा इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं हुई। आज तक ब्यूरो। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ही वो शख्स हैं जो सबसे पहले किसानों के बीच पहुंचे थे। तब लगा था कि मामला शांत हो गया है, मगर अब राजनीति गर्मा गई है। तो इस मसले पर राकेश टिकैत क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। नरसंहार के मामले में आवाज उठाने वाले राकेश सिंह टिकैत जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, किस तरह से आप लोगों ने आवाज उठाई है, क्या मांग थी? पूरी आवाज क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हैं, आवाज उठी है और एक किसानों का और सरकार का एक समझौता हुआ, उसमें गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्त की, ये डिमांड किसानों की है, उनको मुआवजा, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और सरकार के पास में 7-8 दिन का टाइम है। अगर वो बर्खास्त नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो पूरा एक बड़ा आंदोलन, पूरे देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर चलेगा। और इसका निर्णय जब अरदास होगी
उसकी डेट आज या कल में रखी जाएगी और सब लोग का जो 5 लोग जिनकी डेथ उसमें हुई है, जो शहीद हुए हैं, वो इकट्ठा ही एक ही प्रोग्राम होगा और उसमें बड़ी एक घोषणा उसमें होगी। टिकैत साहब, क्या लगता है एक आम आदमी अगर 302 का आरोपी होता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, ये भी अपने घर में जैसा पता लगा लोग घर में हैं या कहीं भी हैं, अभी तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है? ना अभी हमें जानकारी नहीं है, ये पुलिस बताएगी करी या नहीं करी, हमको मुलजिम चाहिए। अच्छा, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिस वीडियो में वो गाड़ियां रौनते हुए दिख रही हैं, क्या ऐसा दृश्य आपने कभी देखा था? पिक्चर में तो देखा ऐसा, लेकिन रियल लाइफ में नहीं देखा। लखीमपुर मामले में आगे क्या होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का दावा है कि तेज प्रताप आरजेडी में नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर वो नहीं है तो क्या उन्हें आरजेडी से निष्कासित, तेज प्रताप पार्टी से निष्कासित हैं, ये कहा है शिवानंद तिवारी ने। आपको बता दें, एक बार सुनिए शिवानंद तिवारी को। तेज प्रताप जी कहाँ है पार्टी में? तेज प्रताप जी पार्टी में कहाँ? वो तो कल आपको लालू जी ने भी कहा कि हमको किसी ने बंधक बना के नहीं रखा है, और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलहदा बनाया है। पार्टी में नहीं है। पार्टी में नहीं है, मतलब है कहाँ? पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, तो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप नहीं लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाइयों को मना कर दिया गया। यही तो मैसेज क्लियर है। तो तेज प्रताप आरजेडी में नहीं है। लालू यादव के बड़े बेटे हाल ही में ट्वीट करके कहा था कि मेरे पिता यानी कि लालू यादव को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बना दिया है और कुछ लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं पार्टी का। तेजस्वी पर उन्होंने निशाना साधा था और अब शिवानंद तिवारी का यह बयान कि वो पार्टी से निष्कासित हैं। आगे आरजेडी में क्या होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम शंखनाद में रुकेंगे। अखिलेश यादव एक्सक्लूसिव, ब्रेक के बाद उनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उस पर, और दूसरा जो यूपी की चुनावी राजनीति है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अखिलेश यादव जी से। अखिलेश जी, जिस ढंग से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इस पे अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस घटना को लेकर के? तो लखीमपुर में हुआ है, ये तानाशाही का एक उदाहरण है। हिटलर शाही में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो और गाड़ी चढ़ाने से, कुचल जाने से किसानों की मृत्यु हुई है। वहां एक पत्रकार मरा है, गाड़ी पलटने से भी जो लोगों की जान गई है। तो जो लखीमपुर में हुआ है, ये किसानों के साथ और किसानों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था। जितनी निंदा की जाए वो कम है इस घटना को लेकर के। और तब जब इस सरकार में अहंकार भरा पड़ा है और अहंकार की वजह से जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन पहले धमकी दी, उनका वीडियो वायरल है जिस तरीके से धमकी दी गई है। और उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गाड़ी से कुचल करके 4 किसानों की हत्या कर दी। सबसे पहले जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है गृह राज्य मंत्री ने, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और इस सरकार में ये पहली घटना नहीं हुई है, ये लखीमपुर वही है जब देश और दुनिया ने जाना था कि एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे चुनाव जीतने के लिए। इसलिए इस सरकार को तुरंत ही गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। जो दोषी हैं उनके बेटे और उनके साथियों को 302 में जेल भेजना चाहिए। लेकिन अजय मिश्रा का तो ये कहना है कि उनके बेटे वहाँ मौजूद नहीं थे और उनके पास जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके पास हथियार थे, लाठियां थी, तो लाठियां और हथियार किस लिए लिए हुए थे? तो उनकी तरफ से जांच पहले हुआ। सरकार और गृह राज्य मंत्री कुछ भी कह सकते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो वायरल में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी किसकी टकराई है, गाड़ी किसकी पलटी है, और उसके बाद कौन लोग गाड़ी से निकल करके भागे। अगर कोई जिम्मेदार है तो गृह राज्य मंत्री का बेटा, जो गाड़ी और उसके साथी लेकर के किसानों को कुचला है। ये कहाँ का लोकतंत्र है जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हमारे देश का जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या जिंदा लोकतंत्र में यही परिभाषा है कि आप गाड़ी चढ़ा दोगे किसान के ऊपर, उसको कुचल दोगे गाड़ी से? ये परिभाषा है आपकी जिंदा लोकतंत्र की? जिस सरकार पे लोग भरोसा करने के न्याय मिले, क्या न्याय नहीं दे सकती है सरकार?
सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो दावा ठोकते हैं, कहते हैं हम दमदार सरकार हैं। यही दमदार सरकार है कि किसानों की जान ले लोगे आप? जो सभा करके अपनी बात कह रहे थे, उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद गाड़ी से कुचल दोगे, यही दमदार सरकार है तुम्हारी, आपकी? पर अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि हमने जांच बिठा दी, हमने मुआवजा दे दिया और इन्वेस्टिगेशन हो रही है पूरे मामले की, मुकदमा दर्ज कर दिया, तो अब क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। इसी प्रदेश में एक आईपीएस पर आरोप था कि उसने गोली मार करके एक की हत्या कर दी, और अगर आईपीएस पे आरोप ये था तो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। गोरखपुर की घटना आपके सामने है, 6 पुलिस के लोग जाते हैं और एक व्यापारी को पीट पीट करके मार देते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरार है। किसकी जिम्मेदारी है जब आईपीएस फरार है? आपके 6 पुलिस के जो गोरखपुर में जिन्होंने हत्या की व्यापारी वो फरार है, किसान की जिन्होंने हत्या की वो फरार है। लगता तो ये कि सरकार जानबूझ करके उन्हें फरार कर रखा है, उनको पकड़ना सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी, इसलिए सरकार नहीं उन्हें पकड़ना चाहती है। अखिलेश जी, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से प्रियंका ने ये आरोप लगाया कि ये सरकार जो किसानों से नफरत करती है, उनको बिना किसी आदेश के, बिना किसी ऑर्डर के वहां पर उनको हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार दिखा दिया गया है। तो विपक्षी पार्टी को नेताओं को रोका गया, पहले दिन आपको भी रोका गया, लेकिन अब राहुल गांधी सहित 5 लोगों को जाने की अनुमति वहां दे दी गई। सरकार ने जिस तरह से काम किया था, हाथरस की बेटी के साथ उसको न्याय नहीं मिला। हाथरस की बेटी से सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलना चाहते थे, उसके परिवार से नहीं परमिशन दी। जो लखीमपुर में घटना हुई है, लखीमपुर में क्या अगर हम पॉलिटिकल लोग मिल लेते जाके उन परिवार से, तो सच जनता के सामने आता। ये सरकार सच को छिपाना चाहती है, इसी पॉलिटिकल लोगों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अनुमति मिली है, ये अनुमति पहले क्यों नहीं दी सरकार ने? क्या कारण था? क्या सरकार ही राजनीति कर रही है? सरकार ही राजनीति कर रही है। मुझे याद है हमारे घर के चारों तरफ आरएएफ लगाया, पुलिस लगाई, बैरिकेडिंग हुई, ट्रक खड़े किए गए और जो कुछ कर सकती थी पुलिस का इंतजाम किया गया जिससे घर पर निकल पाए, घर से न निकल पाए। और इससे पहले भी जब मैं किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा था, उस समय भी इसी तरह का पुलिस ने घेरने का काम किया था घर को। आखिरकार लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के बाद में अपनी सच्चाई नहीं सामने लाएंगे, तो यही लोकतंत्र है क्या इनका? पर उनका ये कहना है सरकार का और प्रशासन का कि आकर के राजनीति करेंगे विपक्षी पार्टियां, वहां माहौल ठीक नहीं है, इसलिए धारा 144 लगी हुई थी, इसलिए रोका गया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को दबाना चाहती है, सच जनता के सामने ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते पॉलिटिकल लोगों को, जिससे कि उनकी सच्चाई का सामना हो जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल खुलने से और उनके पोल के खुलने के डर की वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना है। प्रियंका गांधी का एक फोटो वायरल हुआ, झाड़ू देते हुए, सफाई करते हुए, सत्याग्रह उन्होंने किया कि वहां पर जहां पे वो रखा गया वहां साफ सफाई नहीं थी, उसको लेके भी अलग अलग सवाल है। आप किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए, उस पर कोई बहस नहीं है कि सबको गिरफ्तार किया गया, किसी को कहीं रखा गया। हम लोगों को तो वहां रखा गया जहां छोड़ दिया गया, पुलिस ही नहीं थी। एक लेकर के जाकर के फेंक दिया कि ये आपकी जेल हो गई है, इसी में आपको रहना पड़ेगा। तो जब सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं है, सरकार प्रिपेयर्ड नहीं है, केवल सरकार इसलिए प्रिपेयर्ड है कि कोई पीड़ित परिवार से न मिल ले। पूरी फोर्स इसलिए लगा रखी है, पूरा इंतजाम लगा रखा है कि कोई पीड़ित परिवार से मिलना जाएगा। पर प्रियंका को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया, जिसने प्रियंका के साथ पुलिस ने किया। ये बेटी का यही तरीका है काम करने का। हाथरस की बेटी हो या आपके कहीं भी अन्याय की बात हो, मैं जानना चाहता हूँ, गोरखपुर में अभी हत्या हुई है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, 6 पुलिस वाले जाते हैं, 3 व्यापारियों को पीटते हैं, पीटते पीटते उनकी जान चली जाती है, अभी भी पुलिस के लोग फरार हैं। महुआ में एक कारोबारी था ब्राह्मण, उसकी हत्या हो गई, आज तक आईपीएस फरार है। अभी लखीमपुर में कुचल दिए गए और जो पत्रकार है उसकी जान ले ली गई है, सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर गृह राज्य मंत्री होंगे, उनके बेटे ने अपराध किया होगा तो कौन पकड़ेगा? इसलिए सरकार उनको गृह राज्य मंत्री को बचाना चाहती है और उनके परिवार के सदस्यों को इसलिए बचाना चाहती है जिससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। सरकार प्रशासन, हम किसी को बचाना नहीं चाहते, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मामला दर्ज कर लिया गया, जांच हो रही है। सरकार और प्रशासन का ये। गोरखपुर में जो हत्या हुई व्यापारी में, उसके में क्या निर्णय हुआ? क्या वो पुलिस के लोग जिन्होंने पीट पीट कर व्यापारी मार दिए उनको बचा लिया? व्यापारी को बचा लिया क्या? पुलिस फरार है अभी भी तक। इसी तरह पुष्पेंद्र यादव जिसकी हत्या हुई थी झांसी में, पुलिस ने इनकाउंटर किया, क्या सच सामने आया? जितने भी फेन कंट्रा उत्तर प्रदेश में हुए, क्या सच सामने आ गया?
सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं यूपी को, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को जो ये कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे दमदार हैं। अब 5 लोगों को जाने की अनुमति देती है, राहुल गांधी सहित 2 मुख्यमंत्री हैं लखीमपुर, तो अब सरकार सबको जाने दे रही है, आप जाएंगे क्या वहाँ पर? नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि आज मेरा ये कार्यक्रम था संत और बाबा सुखदेव दास जी के यहाँ, मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, यहाँ कार्यक्रम था और मैं जल्दी लखीमपुर में उन पीड़ित परिवारों से मिलूंगा जाकर के। दूसरा, एक प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को जब सड़क पे उतरने की जरूरत है तब विपक्ष जो है सड़क पे उतरने की बजाय ना अखिलेश सड़क पे दिखाई, जमीन पे दिखाई देते हैं, ना मायावती दिखाई देती है। वो कमरे में बंद थी इसलिए नहीं पता होगा उनको। सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादियों ने किया है और समाजवादियों पे ही मुकदमे, समाजवादियों पे ही लाठी पड़ी है, इसलिए किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको अपना बताना चाहिए, दूसरी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाने का कोई आपको हक नहीं है। अखिलेश जी, अब चला यूपी की चुनावी राजनीति की बात कर ले, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, चुनाव पूरा माहौल चल रहा है, तो आपने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कहा जाए तो कोई सिरे बात दिखती नहीं है। कहाँ पेच फंसा हुआ है? नवरात्र, क्योंकि कोई ओवैसी के साथ दिखाई देता है बैठे हुए। अच्छे दिन आने शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्र में लोग मानते हैं कि शुभ कार्य शुरू होना चाहिए, इसलिए नवरात्र में बहुत जल्दी आपको सूचना हो जाएगी। नवरात्र में ही मैं विजय रथ लेकर के चल रहा हूँ और नवरात्र में ही बहुत सारे गठबंधन जो हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे दल तो ओवैसी के साथ बैठे हुए दिखा देते हैं, चाहे राजभर की बात करें, आपके चाचा शिवपाल भी बैठे हुए। ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, किसानों को हक देने में फेल है, किसानों की पैदावार नहीं दे पाई है सरकार। आज धान क्या हिसाब बिक रहा है? 1000 ऊपर से ज्यादा कीमत धान की नहीं मिल रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर किसान अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करें, बात रखें सरकार से, तो उनको जीप से कुचल दोगे आप, गाड़ी से कुचल दोगे आप। आप धान की कीमत नहीं दे पा रहे हो, लेकिन अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हो। एक आपका जो यात्रा आप निकाल रहे हैं उसका एक पोस्टर ट्वीट किया स्वतंत्र सिंह देव ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसमें आपके फादर की, मुलायम सिंह जी की फोटो गायब है, तो क्या नेताजी की भूमिका रहेगी इस बार के चुनाव में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ध्यान से नहीं देखती है। जो तस्वीर ट्वीट की गई या रथ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, सबसे पहले नेताजी की तस्वीर है, सबसे पहले नेताजी का वीडियो है, और कब कब रथ चलाए, किन किन पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने झंडे दिखाए हैं, वो सब वहां पर है पोस्टर। अब वो देखना ही नहीं चाहते हैं अच्छी चीज, केवल वो बुराई देखना चाहते हैं। बुराई क्या हो जाए पार्टी की, वो करना चाहते हैं बुराई। नेताजी की भूमिका क्या रहेगी इस चुनाव में? नेताजी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी पर, नेताजी का आशीर्वाद हम सब पर है, समाजवादियों पर। अखिलेश जी, आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कभी राहुल गांधी के साथ आप कैंपेन करते हुए जोड़ी बनी थी आपकी, और उसके बाद मायावती के साथ आपने गठबंधन किया, सक्सेस नहीं हुआ। अब छोटे छोटे दलों के साथ, तो क्या वजह है कि आप प्रयोग होते हैं और सफल नहीं होते? बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को समाजवादी पार्टी साथ लाएगी और उनके साथ आने वाले चुनाव को लड़ने का काम करेगी। 100 दिन बचे, समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हो गई है और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी और हो सकता है कि 400 सीटें भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत जाए। लेकिन मायावती सोशल इंजीनियरिंग, एक बार जो 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे, इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग की वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, दूसरे सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो अब कितना बड़ा खतरा आपके लिए? मुझे इन बातों में नहीं बहस करनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और हो सकता है 400 सीटें भी समाजवादी पार्टी और उसके साथ जो दल जा रहे हैं उनको जिता दे। लेकिन वोट बिखरेगा नहीं, चाहे वो, क्योंकि एक तरफ मायावती हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं, लेकिन और ओवैसी एक तरफ मैदान में है। कि जिस पार्टी ने उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए काम किया, उस पार्टी का समर्थन करेगी। अखिलेश जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी में यूपी जो योगी सरकार है वो कह रही है कि हम पहले से ज्यादा अच्छे बहुमत से जीतेंगे, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार 400 सीटें लेकर के आप आएंगे, तो आप कैसे इस बात को दावा करते हैं? उन्होंने बहुत काम किया है, योगी सरकार का ये कहना, योगी जी का ये कहना, और दूसरा मोदी सबसे बड़ा चेहरा होंगे, मोदी के नाम से ही वोट हमेशा बीजेपी कहीं भी हो, स्टेट में हो, हमेशा मोदी का नाम ही आगे चलता है। ये डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। दिल्ली से एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे, आज तक वो मंत्री नहीं बन पाए, और ये जो समीकरण बनाया जा रहा है, अन्य जातियों के जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, केवल ये मंत्री बन रहे हैं, इनकी तख्तियां भी नहीं सूख पाएंगी और तब तक चुनाव आ जाएगा। सच्चाई ये है कि इस प्रदेश का किसान अपनी फसल की दोगुनी आय चाहता है, इस प्रदेश का नौजवान नौकरी चाहता है, इस प्रदेश में जो महंगाई बढ़ गई है, जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही, डीजल पेट्रोल की, जरूरत के सामान की, दाल की, तेल की, आज महंगाई कम हो, तो ये बड़े सवाल हैं
इन सवालों को लेकर के जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। एक दो छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं अखिलेश जी। आपने एक अनुभव अच्छा नहीं रहा राहुल और प्रियंका इन सबके साथ, तो क्या उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते कैसे, कभी बातचीत होती है प्रियंका राहुल और मायावती जी? कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, न इधर मेरी कोई बात होती है, उस पर कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। कोई व्यक्तिगत रिश्ते भी इस पे कोई मैं बात नहीं करना चाहता। दूसरा एक आखिरी सवाल ये अखिलेश जी, केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे आप क्या देखते हैं? क्योंकि आपके पिता का एक बार नाम चला था कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब आपको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए क्या एक ऐसा गठबंधन हो सकता है जिसमें ममता बनर्जी हो, बाकी राहुल गांधी हो? कौन लीडर आपको लगता है जो लीड कर सकता है? या आप कभी फ्यूचर में देखते हैं अपने आपको आने वाले समय में केंद्र की राजनीति में किसकी होगी? बिहार में बीजेपी बच गई, हारी नहीं, लेकिन बंगाल की जनता को बधाई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया और बुरी तरह हराया। आने वाले समय में जब देश की राजनीति होगी तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, किस तरह के दल इकट्ठे होंगे, कौन लीडर होगा, वो भविष्य में तय होगा। लेकिन अभी जहां से भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में घुसी है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ बोला है, सपने दिखाए हैं और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सेंटर कौन चेहरा हो सकता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है केंद्र लेवल पर? अभी कह पाना मुश्किल है कि भविष्य में चेहरा कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने हराया, बिहार में हारते हारते बच गए, एक लीडरशिप आएगी और सब मिलकर के तय करेंगे कौन लीडर होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लीडर दिखाई देगा। धन्यवाद बहुत बहुत अखिलेश जी हमसे बात करने। ये थे अखिलेश यादव। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।